आज का विषय वस्तु है कि ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का कैसे हम रेगुलेशन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज। सबसे पहला तो यही सवाल आएगा कि ग्लाइकोजन सिंथेज जो है उसका क्या रोल है। हम सब लोग जानते हैं इसका क्या रोल है। हम लोग कहते हैं इसका जो रोल है वो है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, पहला सवाल का जवाब आया, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना। दूसरा है कि when the action of glycogen synthase is triggered। ठीक है ना, ग्लाइकोजन सिंथेज का काम कब ट्रिगर होगा, तब इसका काम जो है वो तेजी से करने लगेगा। तो लोग क्या कहते हैं पहला केस में, when the cellular level of glucose is high। जब सेल के अंदर में ग्लूकोज का लेवल क्या हो, ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा हो, then glucose unit is converted into is polymerized into glucose units are polymerized into glycogen। यही है, जब सेल के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ जाए तो उससे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहाँ, सेल के अंदर में। ठीक है, क्यों, ब्लड के लेवल में, ब्लड ग्लूकोज लेवल में नहीं। तो हमारा कहते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, लेकिन अगर वो सोचो कि सेल के अंदर में नहीं है तो थोड़े वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखो ये सेल है, ठीक है, और ये हमारा उसके बाहर जो है वो ब्लड वेसल है, खून की नली है, ये ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल, और ये हमारा है लीवर सेल। ये समझने की आवश्यकता है। सेल में जो है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है सेल के अंदर में वो काफी है ना। ग्लूकोज की मात्रा जो है सेल के अंदर में वो अच्छी खासी है, ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। इस ग्लूकोज को किस चीज में चेंज किया जाएगा, ग्लाइकोजन में। ठीक है ना, ग्लाइकोजन में इसको चेंज किया जाएगा। तो मुद्दा यही हो गया कि सेल के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो पहला केस ये हो गया। अब दूसरा केस देखो, जस्ट इसी के बगल में एक और सेल बना देते हैं। ठीक है ना, ये भी लीवर सेल है, लीवर सेल। अब क्या है, सेल के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम है ना। ग्लूकोज की मात्रा सेल के अंदर में बहुत कम है, तो क्या ग्लाइकोजेनेसिस होगा, क्या ग्लाइकोजन सिंथेज का काम होगा। हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ग्लाइकोजन सिंथेज का काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि सेल में ग्लूकोज का लेवल कम है। इन दोनों कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल कहाँ स्टडी किया गया है, सेल के अंदर कि सेल के बाहर। हम लोग कहते हैं ये सेल के अंदर में स्टडी किया गया है, सेल के बाहर में स्टडी नहीं किया गया। लेकिन ग्लूकोज का जो सोर्स है सेल के अंदर में, वो कहीं ना कहीं एक समय तो सेल के बाहर से ही आएगा, अर्थात ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा। इसका मतलब है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है यह एक फैक्टर है, बट ये डायरेक्ट अफेक्ट करे ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर ब्लड में सोचो कि बहुत मात्रा में ग्लूकोज है, अगर है ना, बहुत मात्रा में ग्लूकोज है, उसको सेल के अंदर जाना पड़ेगा, सेल के अंदर उसको एंटर करना पड़ेगा। अगर सेल के अंदर नहीं जाएगा तो सेल को थोड़े पता चलेगा कि ग्लूकोज कम है कि ज्यादा है। इसका मतलब है कि सेलुलर लेवल ऑफ ग्लूकोज अगर जरूरत से ज्यादा हो तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को हम लोग कैरी करते हैं। अब है कि सेल के अंदर में जो जो चीज हम बोल रहे हैं वो एक एक चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम बोलते हैं। ठीक है ना, इसको अच्छे से और बारीकी से समझोगे सब लोग, कहीं मिस मत करना। अब देखो ये सेल है हमारा, दिस इज आवर लीवर सेल, लीवर सेल है। ब्लड ब्लड बगल में जो है वो खून की नली है, ब्लड वेसल है। हम लोग कहते हैं ठीक है, ब्लड, ये जो नली है
यह हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है, ब्लड क्लैपर कैपिलरी ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड के अंदर में, इस ब्लड के अंदर में ग्लूकोज की बहुत अच्छी मात्रा है। यहाँ खूब सारा ग्लूकोज है। मैं ऐसे ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक डायग्राम से। यहाँ बहुत ग्लूकोज है, ठीक है ना। जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ना, ये खूब है, बहुत है। हम लोग लिख रहे हैं कि यहाँ जो है अभी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो काफी हाई है। यहाँ पर ये जो ब्लैक डॉट्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यह ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी हाई है, बढ़िया। अब सेल के अंदर में क्या स्टेटस है? सेल के अंदर में एक स्टेटस डेवलप किया कि सेल नीड्स ग्लूकोज। एक बड़ा सिंपल सा मैंने लिखा कि सेल को ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। और सेल के अंदर में ग्लाइकोजन है, क्योंकि लिवर सेल में ग्लाइकोजन होता है। तो सेल के अंदर में पॉलीमर है, ठीक है। मैंने इसे थोड़ा सा करके दिखा दिया आपको। दिस वन इज ग्लाइकोजन। अब देखो, सेल के पास दोनों रास्ते हैं, ब्लड में भी है शुगर और सेल के अंदर में भी स्टोर्ड शुगर है। तो अब जो सेल है कंफ्यूज हो जाएगा। सेल के मन में बहुत विचित्र सवाल आएगा कि भाई दोनों तरफ है, कहां से मैं लूं? तो सेल क्या होता है? कंजूस होता है। वो देखता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज अगर हम बनाएंगे तो हमको बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, बहुत लामकाफ करना होगा। लेकिन अगर ग्लूकोज को हम सीधे एंटर करा लें अपने में, मेरा काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब होता है इन दोनों कंडीशन में सेल सबसे पहला जो काम प्रायोरिटी देता है वो किसको देता है? तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वह सेल देता है टू टेक ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड थ्रू ग्लूट। ग्लूट हम सब समझते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसके थ्रू क्या करेगा? वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर ये संभव नहीं हो, देन सेकेंड प्रायोरिटी। और तब सेल क्या करेगा? टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन एंड ऑब्टेन, इसको ऑब्टेन करेगा? ग्लूकोज को, ठीक है। ये सेकेंड प्रायोरिटी है, टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन। ये इसका मतलब है कि जब भी सेल के पास ऐसा विकल्प हो कि सेल को ग्लूकोज चाहिए, तो सेल सबसे पहले ब्लड से मांगता है उसको, भाई है तुम्हारे पास ग्लूकोज तो दे दो। ले लिया। अगर यहां पर ग्लूकोज नहीं है, देन सेकेंड प्लान पर वो स्टार्ट करता है काम। और तब वो क्या करता है? तब वो अपना बचत जो है उसको खर्च करता है। आप देखें तो ये हमारे भी जीवन का प्रिंसिपल होता है। अब मान लो हमें घर चलाना है, घर के लिए पैसे चाहिए, तो डे टू डे जो हमारा आमदनी है उससे हम घर चलाना पसंद करेंगे, ना कि बैंक में रखे हुए जो हमारे डिपॉजिट्स हैं उसी से हर दिन घर के खर्चा चलाएं। वो बुरे वक्त के लिए, दैट इज फॉर बैड सिचुएशन। जब बाहर से कोई स्रोत नहीं हो तो हम बचत से अपना काम करते हैं, करेक्ट। तो इस प्रकार से यह जो है एक माइंड सेट वाली बात होती है कि व्हेन अ सेल नीड्स ग्लूकोज, फर्स्ट इट विल सी टू द सेल, टू द ब्लड। सबसे पहले ये ब्लड को देखेगा, अगर ब्लड में ग्लूकोज है तो वहां से प्राप्त करेगा। किंतु अगर ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, तब वह लीवर द्वारा उस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके और तब वह ग्लूकोज को लेगा और अपने कार्य को संपादित करता है। तो यह एक प्रकार से काम करने का इसका अपना एक स्वरूप हो गया। अब अगला जो पॉइंट बनता है इसमें, वो पॉइंट बनता है कि सेल में अब हम एक केस देते हैं, केस स्टडी कर रहे हैं। केस स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। केस है कि सेलुलर लेवल ऑफ ग्लूकोज इज वेरी लो। सेल में ग्लूकोज का लेवल बहुत लो है एंड सेल नीड्स ग्लूकोज, और सेल को ग्लूकोज चाहिए। कैसे करेगा ये? किस प्रकार से अपने इस डिमांड को फुलफिल करेगा? तो अब देखिए,
फ्रॉम ब्लड, यही चर्चा हुआ। सबसे पहले कहां से लेगा वो? ब्लड से लेगा। तो ब्लड से जब वह लेगा तो कोई ना कोई सिग्नल सिस्टम चाहिए वहां पर। तो वह जो सिग्नल सिस्टम है उसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन, CAMP, ठीक है, कैल्शियम, आयन, ये सब फैक्टर को मैंने यहां लिखा है। अब हमको तीर के निशान से यह बताना है कि किस फैक्टर, जो कौन सा फैक्टर है वह इस घटना को प्रमोट करेगा और कौन सा फैक्टर इस घटना को घटाएगा। तो ग्लूकागॉन जो है वह क्या करता है? वह ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। तो ग्लूकागॉन कैसे काम करता है जी? ये सब चीज को हमको याद रखना है। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, इज अ हार्मोन secreted from the A cell of pancreas, islet of Langerhans कह सकते हैं आप, islets of Langerhans, ठीक है, यहां से सिक्रेट करता है। और अगला काम क्या करता है ये? तो हम लोग कहते हैं कि अगला काम यह करता है कि increases the blood glucose level. Blood glucose level, point to be noted, blood glucose level, सेल ग्लूकोज लेवल की बात नहीं हुई है, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज का डिमांड बढ़ रहा है। ये सब बड़ा बारीक टर्म होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, सेल ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, सेल ग्लूकोज लेवल। अगर जब भी इस तरह का लेवल को पढ़े हैं तो कभी भी ग्लूकागॉन इंक्रीजेस द सेल ग्लूकोज लेवल अगर लिख दे वह आंसर गलत है, ठीक है। ग्लूकागॉन का प्राइमरी वर्क जुड़ा हुआ है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने से, ठीक है। अब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करेगा, कैसे इस काम को संपादित करेगा? हाउ इट विल प्रमोट द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज? तो पहला करता है ये इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर इन इंटेस्टाइन। सबसे पहला काम करता है ये कि इंटेस्टाइन से में अगर शुगर है, हम लोग खाते हैं, हमारी छोटी आंत में अगर शुगर है तो वहां से उसको बोलेगा जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ ब्लड में, जल्दी आओ ब्लड में। क्यों आओ भाई? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है। दूसरा, इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर इन नेफ्रॉन। किडनीज में जो नेफ्रॉन है हमारा, उसको बोलेगा कि तुम्हारे यहां जो भी शुगर गया उसको जल्दी से हमको वापस दो, जल्दी से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स हमको वापस करो, बिकॉज ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घट गई है। और तीसरा क्या करेगा, इंक्रीज द ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इन लीवर सेल्स एंड देन इन मसल सेल्स। देख लीजिए, पहले वो लीवर सेल से ही ग्लाइकोजन को तोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, वो कभी भी मसल सेल्स को डायरेक्ट प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन जब ग्लाइकोजन की सप्लाई नहीं हो पाए तभी वो मसल सेल्स को इरिटेट करेगा कि तुम अब अपना, ये इस प्रकार से कार्य करता है। हम लोग ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, पता चला कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, तो हमारे मन में आया कैसे बढ़ गया भाई? जरूर जरूर लीवर सेल में ग्लाइकोजन टूटा होगा। नहीं भाई, ग्लाइकोजन टूटा ही नहीं है। क्यों नहीं टूटा है? क्योंकि हम खाना खा रहे थे। खाना में जो हम चावल खा रहे थे, आलू खा रहे थे, चीनी खा रहे थे, उससे ग्लूकोज का सप्लाई हो गया। कैसे सप्लाई हो गया? क्योंकि उसने इंटेस्टाइन में इसके एब्जॉर्प्शन को प्रमोट किया। इसका मतलब है कि जब सेल में ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाए, सेल को ग्लूकोज की जरूरत है, सेल ब्लड पर डिपेंडेंट होगा, उस वक्त ग्लूकागॉन एक पॉजिटिव इफेक्ट वहां डालेगा। तो ग्लूकागॉन जो है वहां पर इस प्रोसेस को, ग्लाइकोजन के ये जो ब्रेकडाउन है उसको प्रमोट करेगा। करेक्ट। इंसुलिन जस्ट इसका उल्टा करता है। इंसुलिन क्या करेगा?
कि जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है उसको, उसके ग्लूकोज को ब्लड में आने से रोक देगा। सेकेंड, जो नेफ्रॉन से शुगर का रीअब्जॉर्प्शन होता है उसके प्रोसेस को स्लो कर देगा। थर्ड, जो ग्लाइकोजन टूट रहा था सेल के अंदर उसको रोक देगा कि रुक जाओ भाई, रुक जाओ, हमें ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को घटाना है, रुक जाओ। मतलब इंसुलिन जो है इस वक्त में इस काम को क्या करेगा, नीचे की ओर करेगा, मतलब वो प्रमोट नहीं करेगा। एड्रेनलिन क्या है, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकोज लेवल को अगर ये बढ़ाता है तो एड्रेनलिन का भी इफेक्ट क्या होगा, प्लस होगा, जैसा ग्लूकागॉन का है उसी तरह से, बस दोनों के कारण अलग अलग होते हैं। और सीएमपी, सीएमपी हमेशा क्या होता है कि जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो तो सीएमपी का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है, करेक्ट। और कैल्शियम आयन क्या है, कैल्शियम आयन एक सेकंड मैसेंजर है, और कैल्शियम आयन का रेगुलेशंस तो हम अलग से आपको बताएंगे, यहाँ पर तुरंत नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर पर इसका दृष्टांत है वो अलग अलग। अब आप सोचो कि अगर ये सभी मिलकर ग्लाइकोजन सिंथेसिस के काम में अगर आवे तो कैसे ये काम होगा। मैं सबको मिटा रहा हूं, अब हमारा विचार जो है वह इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज बी। बी हो गया, मतलब क्या हो गया, ये हो गया इनएक्टिव, इट इज इनएक्टिव। और दूसरा जो इसका रूप है वह रूप है इसका, यह रूप इसका कहलाता है ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजन सिंथेज ए। और यह क्या है, यह है जैसे फॉस्फोराइलेज का ए और बी था उसी प्रकार से है, एक ही एंजाइम है जो अपना स्वरूप में बदलाव करता है, और इस प्रकार से बदलाव करता है कि यह हमको दिख रहा है। साथ में क्या है, इसमें भी कुछ ऐसे घटनाओं में कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी जो हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेगुलेशन उसी विद्यार्थी को समझ में आता है जो विद्यार्थी उस घटना को क्या करता है, अनुभव करता है। तो मेरे साथ अभी उन घटनाओं को अनुभव करना है, ठीक है। 2 तीर, ठीक है, देखो हमने 2 तीर का उपयोग किया है यहाँ पर, ओके। पहला जो नीचे वाला तीर है वह क्या कर रहा है, इनएक्टिव से एक्टिव। अब आप सोचिए, सबसे पहले नीचे वाला तीर की ओर चलते हैं, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताएं सभी लोग सोचकर कि ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव था, उससे एक्टिव कब होगा, जब ग्लाइकोजन, जब सेल में ग्लाइकोजन की जरूरत उतनी ज्यादा है कि सेल को में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होगा। अगर इस वक्त अगर हम गौर करें कि अब हमें ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को प्रमोट करना है, इसका मतलब है कि हमें ग्लूकोज के लेवल को घटाना है, तो इंसुलिन का यहां पर क्या इफेक्ट होगा। अब एकदम 1 बाय 1 हम बात करेंगे। सबसे पहला हो गया हमारा इंसुलिन। इंसुलिन यहां क्या करेगा, वह इस एंजाइम के काम को प्रमोट करेगा कि डिमोट करेगा। बोलेंगे सर यहां तो प्रमोट करेगा। क्यों प्रमोट करेगा, क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाना, और ग्लूकोज के लेवल को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सेल के अंदर डालकर उसको जल्दी से जल्दी ग्लाइकोजन में बदलना होगा। इंसुलिन डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि ब्लड से ग्लूकोज को कहां भेज दें, सेल के अंदर में, लिवर सेल के अंदर में, और लिवर सेल के अंदर में वो जाके क्या हो वहां जल्दी से वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, अर्थात वह ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस को ट्रिगर करेगा। अब अगला जो है यहाँ पर हार्मोन, उस हार्मोन का नाम क्या है, हम बोल रहे उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करेगा, सर जस्ट इंसुलिन का उल्टा। ग्लूकागॉन का इफेक्ट यहाँ पर नेगेटिव रहेगा क्योंकि ग्लूकागॉन नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है भाई। तीसरा यहाँ पर जो आया वो आया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, हम लोग कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक एक्टिव सबस्ट्रेट है। यह एक्टिव सबस्ट्रेट किस कार्य में पार्टिसिपेट कर सकता है, यह ग्लाइकोजन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर सकता है। अर्थात अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज्यादा हो तो ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया क्या होगी, तेजी में आना शुरू हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 1 1 देख रहे हैं सबको।
अब आया ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज हो तो क्या होगा, हम लोग ग्लूकोज हो तो भी ग्लाइकोजन के बनने की प्रक्रिया बढ़ेगी, क्योंकि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बढ़ता है। तीर का निशान देखिए यहां पर भी है। अब आया कौन, एड्रेनालिन। अगर एड्रेनालिन के बारे में बात करें तो एड्रेनालिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इसका मतलब यह कभी नहीं चाहेगा कि ग्लाइकोजन में चेंज करे, अर्थात एड्रेनालिन का इफेक्ट, और इसे भी याद रखना है कि एड्रेनालिन और ग्लूकागोन का इफेक्ट एक जैसा ही होता है। ये सिनर्जिस्टिक हार्मोन है। क्या है ये, सिनर्जिस्टिक हार्मोन है ना। वो भी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाएगा, ये भी बढ़ाएगा, वो भी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। अभी जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हम लोग ये सिंथेसिस का जो हिस्सा देख रहे हैं, है ना, हम लोग किसका एक्शन देख रहे हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करता है, promotes the synthesis of glycogen by the polymerization of glucose units। अर्थात ये क्या करेगा, ग्लूकोज यूनिट्स को जोड़कर क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। अर्थात यह जो है सेल के अंदर में, so it decreases the cellular and then blood glucose level। अर्थात ये पहले सेल से सारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करेगा, फिर ब्लड से भी एक ग्लूकोज को लेकर उसको भी ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। तो पहले सेल के अंदर से ग्लूकोज को स्टोर करेगा ग्लाइकोजन में, और फिर ब्लड से भी ये ग्लूकोज को ले लेगा। जी देखिए ग्लाइकोज लिखा गया, उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये जो है ना यहाँ ग्लूकोज। ओके, इस प्रकार से अब आप इसको समझें, और मैं मौका दे रहा हूं। तो ग्लाइकोजन सिंथेज बी में स्पेसिफिक पोजीशन पर सेरीन होता है ना, 3 सेरीन है ये। अब देखो, जब यह इनएक्टिव रहता है, जब यह इनएक्टिव रहता है तो लोग गौर करोगे, मैं तीनों के लिए बना देता हूं। हाँ, जब यह एक्टिव रहता है, ये दोनों कंडीशन है। तो जब यह इनएक्टिव रहता है तो इन सब के पास क्या रहता है, फॉस्फेट रहता है। क्या रहता है, ये फॉस्फेट रहता है। अब इसके काम करने का तरीका और फॉस्फोराइलेज का काम करने का तरीका जस्ट उल्टा है। फॉस्फोराइलेज जब इनएक्टिव रहता है उसके पास OH ग्रुप रहता है, इसमें जब ये इनएक्टिव रहता है तो उसके पास फॉस्फेट रहता है। अब क्या होगा, यह तीनों फॉस्फेट यहां से निकलेगा, ठीक है। मैं एक तीर घुमा दूं, तीर से घुमाता हूं, ये देखो, चलो ऐसे करते हैं, ये 3 हो गया, 3 हो गया। अब जो है यहाँ पर ADP है, ADP में 2 फॉस्फेट होते हैं, एक फॉस्फेट का जगह खाली होता है। 3 मॉलिक्यूल ADP से क्या कन्वर्ट होता है, 3 मॉलिक्यूल ATP। कई जगह इसको लिखकर नहीं लोग क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट करके भी निकाल देते हैं, है ना। ये लिखे तो भी ठीक है, और 3 मॉलिक्यूल अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके उपरांत क्या होता है, इन तमाम जगहों पर जहां पर फॉस्फेट था, अब वहां पर क्या आ गया, OH। चूंकि हम सब जानते हैं इस सेरीन में साइड चेन में OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप रहता है, तो 3 OH जो है यहां पर आ गया। यह जो 3 फॉस्फेट यहां से निकला, इस तीनों फॉस्फेट के निकलने से यह ग्रुप मुक्त होकर OH हो गया, और OH होते ही यह क्या हो गया, एक्टिव हो गया। इसका मतलब है कि ग्लाइकोजन सिंथेज का एक्टिविटी जो होता है, एक्टिविटी ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज इज रेगुलेटेड बाय, कैसे के द्वारा रेगुलेट होता है, फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, है ना। इसका एक्टिविटी को फॉस्फेट द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। इसलिए क्या हम लोग कह रहे हैं इसको, ये फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के द्वारा एक्टिवेट कराया जाता है। तो एक्टिवेट तो हो गया। अब एक निश्चित समय के बाद क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद अब जो है इसमें उल्टा काम शुरू होगा।
अब इसमें उल्टा काम शुरू हुआ, ठीक है। चलो, अब हम लोग को रिवर्ट करना है इसको, अब इसको एक्टिव से इनएक्टिव करना है। अभी तक जो भी फैक्टर जो प्रमोट कर रहे थे, अब वो क्या होंगे, जस्ट उलट जाएगा। इंसुलिन तीर नीचे, ग्लूकागॉन तीर नीचे, वो आपका काम हो गया। लेकिन अब क्या करना है हम लोग को, यहां से 3 OH में 3 फॉस्फेट जोड़ना है। तो रिजल्ट क्या हुआ, प्रोसेस को रिवर्ट बैक कर रहे हैं। रिवर्ट बैक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 मॉलिक्यूल एटीपी, 3 मॉलिक्यूल एटीपी से एक एक फॉस्फेट निकालकर 3 मॉलिक्यूल एडीपी बन जाएगा। और वो जो 3 फॉस्फेट निकला, वह तीनों फॉस्फेट कहाँ जाके जुड़ जाएगा, उसी सेरीन पर जुड़ जाएगा। जहां OH था वहां पर ये फॉस्फेट जुड़ गया, और ये तीनों जगह जो है वह सेरीन का जगह है, करेक्ट। यह जो प्रोसेस हो गया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन। यह फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होता है। यहाँ जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है GSK। GS मतलब ग्लाइकोजन सिंथेज, ये मतलब काइनेज, और 3 इसको शॉर्ट फॉर्म लोग बोलते हैं GSK3। 3 क्यों बोला गया, क्योंकि 3 जगह ये फॉस्फेट को जोड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3, करेक्ट। तो यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा यह वापसी करता है और एक्टिव से वापस इनएक्टिव बन जाता है। तो यह जो लॉजिक है, इस लॉजिक को हमेशा पकड़ के चलना चाहिए, समझ के चलना चाहिए, तभी यह काम हो पाता है, करेक्ट। अब है क्या कि जो मान लो कि 3 फॉस्फेट निकला, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, 3 PI प्लस 3 ADP, इससे क्या बना, 3 ATP। मैंने पहले कहा था कि अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा तो फिर वो ADP से जुड़कर 3 ATP बनेगा। ये भी जो घटना है, इस घटना में भी एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, और उस एंजाइम का नाम है क्या, उसका नाम है केसिन काइनेज 2। इसका नाम है केसिन काइनेज 2, CK2। आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे भी तो आपको ये सब कुछ वहां पर दिखाई देता है, और तभी ये बात समझ में आती है। अब ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज बड़ा ही महत्वपूर्ण एंजाइम की तरह दिखता है, इसका एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन में भी काफी उपयोग होता है, मल्टीपर्पज काम करता है ये। तो GSK3 के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इंड्यूसेस, इट कैटलाइजेस द phosphorylation of glycogen synthase A and convert into glycogen synthase B, and that is inactive। यही काम करता है ये। तो यह प्रमोट करता है कि ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वह एक्टिव था, वो अब शांत हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। तो पहला काम ये हो जाता है इसमें, ठीक है। और अगला काम क्या है इसमें कि यह जो है वह ग्लाइकोजन सिंथेज ए के साथ इंटरैक्ट करता है। कैसे इंटरैक्ट करता है, इट इंटरैक्ट्स टू ग्लाइकोजन सिंथेज ए by interacting with its three positive charged residues। 3 पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यूज से ये इंटरैक्ट करता है, और वो कौन कौन से होते हैं, तो आर्जिनिन कौन कौन सा, 96, आर्जिनिन 180 एंड लाइसिन 205 पोजीशन। इन तीनों के साथ ये इंटरैक्ट करता है। कौन इंटरैक्ट करता है, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3। किसके,
ग्लाइकोजन सिंथेज ए के साथ, और तब ये प्रमोट करता है कि वह जो है अपना OH ग्रुप पर फॉस्फेट जोड़े। यह बहुत यूनिक घटना है, इस घटना पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।